हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको जो है एनपीओ वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कराने वाला हूं और यू कैन से पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं एनपीओ वाले चैप्टर्स का विद दी हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक और यू कैन से फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की बुक पूरा का पूरा एनपीओ वाला जो चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी की बुक से आपको रिवाइज करा रहा हूँ और कंप्लीट करा रहा हूँ। क्लास नोट से ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे आप जाके उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अंदर ये एनसीईआरटी वाला है ताकि क्योंकि यूजीसी नेट के लिए एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ऑलरेडी इनटी ने बोल रखा है। तो क्लास नोट से भी रिवाइज करा दिया और इस वाले वीडियो में मैं एनसीईआरटी से भी रिवाइज करा रहा हूँ। और जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा पार्ट 3 वाला एनपीओ का, उसके अंदर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको सॉल्व करा देंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप तीनों वीडियो देख लेना, तो एनपीओ आपका कवर हो जाएगा। एनपीओ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एनपीओ वाला चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लास 12 में आपको पढ़ना नहीं था वो, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पहला वाला पेज तो बेकार का है, यहाँ से पढ़ो 1.1। सबसे पहले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। तो मीनिंग क्या कहता है, देखो जी, एनपीओ जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, ठीक है, और भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज़ जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इकोनॉमिक कह रहा हूँ, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम करता है वो एनपीओ कहलाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एनपीओ या एनपीओज। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका क्या, ये कह रहा है विच फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉफिट। तो एनपीओ जो होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है और बिना प्रॉफिट मोटिव के काम करता है, बिना प्रॉफिट मोटिव के काम करता है। मेन है कैरेक्टरिस्टिक्स। आ जाओ जी, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी एक एक लाइन आपको पढ़ना है तो आप घर पे पढ़ लेना। मैं मेन इंपॉर्टेंट बातें सारी चीज़ें रिवाइज करा दे रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से, ताकि जितना जल्दी हो सके हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर पाएँ। तो बेसिकली रिवीजन करा रहा हूँ, करेक्ट। तो आ जाओ जी, नेक्स्ट है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ध्यान से पढ़ो। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू किसको, स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशनल, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या होते हैं, एनपीओ जो है बेसिकली सर्विस प्रोवाइड किसको करता है, किसी ग्रुप को प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है एनपीओ, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर पब्लिक एट लार्ज को, यानी सभी लोगों को, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कराना या सोशल वेलफेयर कराना किसी स्पेशल सोसाइटी के लिए। जैसे मान लो हमने कोई एक ट्रस्ट खोल दिया और उसमें बोला कि इस ट्रस्ट में इस जगह पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 60 साल से ज़्यादा वाले लोग ही यहाँ पे रहेंगे, जिनको कोई घर पे रख नहीं रहा है। तो ओल्ड एज जैसे होम होता है ना, ओल्ड एज होम, तो उसे भी आप लोग एनपीओ बोलते हो, एक तरीके से ट्रस्ट हो गया। नेक्स्ट फीचर क्या है, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट। ओ, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। नेक्स्ट है देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज बाय द मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो जो मैनेजिंग कमिटी होता है, ये एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट किया जाता है एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा। तो वही लोग क्या करते हैं, एनपीओ को बेसिकली क्या करते हैं, चलाते हैं और मैनेज करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, जैसे डोनेशन मिलना, लिगेसी मिलना, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलना। ग्रांट इन एड का मतलब भी गवर्नमेंट ग्रांट्स होता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो जाना, सब्सक्रिप्शन मिलना। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेगा। ठीक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बनने का चांस रह सकता है वहाँ मैं और ज़्यादा हाईलाइट भी करा दे रहा हूँ। The funds raised by such organizations through various sources are created to the capital fund। तो जितनी भी कैपिटल फंड और जनरल फंड के अंदर जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जितने भी फंड वगैरह रेज करते हैं, जो स्पेसिफिक होता है कैपिटल फंड क्या आता है, जो नॉर्मल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है जनरल फंड भी उसको बोलते हैं। द सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम दी सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस इनकम ओवर। देखो, जब भी आपका इनकम ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, तो उसे सरप्लस बोलते हो। जब आपकी इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, उसे आप डेफिसिट बोलते हो। ठीक है, तो सरप्लस भी लिख लेना और डेफिसिट भी लिख लेना। तो डेफिसिट तो क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड होता नहीं है, वो तो एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया। लेकिन अगर इनकम ज़्यादा हो गया है और एक्सपेंसेस कम किया है, तो उसे आप सरप्लस बोलते हो। तो सरप्लस भी क्या कहलाता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड। नाउ है नेक्स्ट क्या है, the non-profit organizations earn their reputation on the basis of their contributions to welfare of the society rather than on the consumers और ओनर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे कंज्यूमर और ओनर की सेटिस्फैक्शन नहीं देखते, मेनली सोसाइटी का वेलफेयर देखते हैं, और उसके बेसिस पे उस ट्रस्ट का, उस एनपीओ का क्या हो जाता है, रेपुटेशन वगैरह मार्केट में बनता चला जाता है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड फॉर द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल contributors and to meet the statutory requirement। तो these are the features of
एनपीओ। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर एनपीओ। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर ध्यान देना, मेनली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो मेनली 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। नंबर 1 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एक्सपेंडिचर, नंबर 3 बैलेंस शीट। तो ये 3 अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। क्लास 12th में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बनाया होता है, उससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाते हैं, ये भी आप पढ़ के जाना, 1-2 क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है जी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ के जाना, कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ आता है, तो उससे एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकता है। तो नंबर 1 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बात याद रख लो। नंबर 1 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक होता है, समरी ऑफ कैश बुक। नंबर 2 ये क्या होता है जी, रियल अकाउंट होता है। और नंबर 3 सबसे ज़्यादा इन तीनों से एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस 99% रहेगा, कोई एक क्वेश्चन दे सकता है। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 क्या होता है, ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये कैश बेसिस या कैश बेसिस सिस्टम को अप्रोच करता है, कैश सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैश बेसिस सिस्टम, कैश बेसिस सिस्टम, याद रख लेना। कैश बेसिस सिस्टम सिंपल मतलब कि एक तो अक्रूवल सिस्टम होता है, एक कैश सिस्टम होता है। अक्रूवल और कैश सिस्टम होता है। कैश सिस्टम में जितने एक्चुअली कैश आ रहा है, रिसीट हो रहा है, जितना एक्चुअली पेमेंट हो रहा है कैश, वो ही रिकॉर्ड करते हैं। कैश का मतलब बैंक वाला भी, ठीक है, चेक के थ्रू भी। तो कैश और बैंक दोनों का मतलब सेम ही है यहाँ पे। लेकिन अक्रूवल में क्या होता है, अगर कोई पैसे नहीं भी मिले, उसे भी आउटस्टैंडिंग या एडवांस के तौर पे एडजस्ट किया जाता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में होता है। ये कैसा अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट होता है, ठीक है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्लास 11th में सीखना था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कौन सा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। तो सेम रिसीट एंड पेमेंट भी रियल अकाउंट होता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो समरी ऑफ कैश बुक, रियल अकाउंट और कैश बेसिस सिस्टम को ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे लिखा होता है रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। इसके अलावा ये कैश बुक का फॉर्मेट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बनाया हुआ है और इसी के बेसिस पे इन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। तो ये आपका रिसीट साइड, ये आपका पेमेंट साइड। तो ये बहुत सारे इस टाइप से रिसीट्स होते हैं, ये सारे पेमेंट्स है। तो जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो ये इसका फॉर्मेट है रिसीट एंड पेमेंट। तो ये आपका ये डेबिट साइड लिख लो, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारे रिसीट्स होते हैं, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट होते हैं, जस्ट लाइक कैश बुक की तरह। तो जितने भी रिसीट्स हैं, चाहे कैश और बैंक का सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना पड़ता है, कैश का और बैंक का दोनों का। लास्ट में यहाँ पे कैश और बैंक का बैलेंस सीडी आ जाता है, यहाँ पे कैश और बैंक दोनों का सीडी आ सकता है। और अगर कई बार जो है ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, नीचे भी, हाँ ये रहा ना, नीचे भी, अगर ज़्यादा पैसे क्या हो गए, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, ठीक है, पेमेंट ज़्यादा हो गया, रिसीट कम आया, तो वो जो आता है बैलेंसिंग फिगर से ओवरड्राफ्ट आ सकता है। तो डेबिट साइड में बैलेंस आपका जो है ओवरड्राफ्ट आता है। इस तरफ में आपका ये सीडी होना चाहिए, इस तरफ में आपका जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सीडी कैश और बैंक का। और यदि बैंक ओवरड्राफ्ट का बीडी भी है तो भी यहाँ पे लिखना होता है। जितने भी रिसीट्स हैं वो सारे के सारे किधर पे, रिसीट साइड यानी डेबिट साइड। जितने भी पेमेंट है सारे के सारे पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड में। तो ये रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट होता है। इसमें आइटम पढ़ लेना, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड होता है, सेल ऑफ स्क्रैप्स, गवर्नमेंट एड्स यानी गवर्नमेंट ग्रांट, लीगेसी, ये सारे पैसे मिलते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट कैसे करा, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, संडे एक्सपेंसेस किया, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फी, ऑनरोरियम, रिपेयर, ये सारे खर्चे होते हैं, न्यूज़पेपर खरीदा, तो ये सारे खर्चे पेमेंट साइड लिखते हैं। साइलेंट फीचर क्या होता है, देखो, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, ये ध्यान रख लेना। इट शोज टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, ईयर्स, यानी कि पीरियड को इरेस्पेक्टिव, मतलब कि किसी भी साल का पैसा इस साल मिला है तो आपको रिसीट एंड पेमेंट में दिखाना पड़ेगा, या किसी भी साल का आपने पैसा पेमेंट करा, चाहे अगले साल का चाहे पिछले साल का, सब आपको दिखाना पड़ता है। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट में लिखना है। नेक्स्ट है क्या, इसमें रिवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों हमें लिखना होता है। रिसीट एंड पेमेंट में रिवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों आइटम लिखना होता है, लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर का आइटम लिखते हैं। नेक्स्ट है क्या, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश थ्रो बैंक। तो कैश और बैंक में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, कैश और बैंक दोनों को हमें लिखना पड़ता है, कैश और बैंक दोनों, कैश का मतलब कैश एज वेल एज बैंक। नेक्स्ट है कि नॉन कैश आइटम को हम लोग नहीं दिखाते, नॉन कैश आइटम को नहीं दिखाते। एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन को हम लोग कैश बुक में नहीं लिखते हैं, उसको इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है इट बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोज विद द क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस में आ जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट भी BDC दिया रहेगा तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, चाहे ओवरड्राफ्ट वाला हो चाहे फेवरेबल बैलेंस हो। फिर जो है टोटल रिसीट जितने भी आए हैं उसको आप डेबिट साइड में लिखते हो। टोटल जो आपने पेमेंट करा है उसे आप क्रेडिट साइड में लिखते हो, ठीक है।
नॉन ऑफ द रिसीवेबल्स, तो यानी कि आउटस्टैंडिंग या एडवांस को आप लिखते नहीं हो, आउटस्टैंडिंग एडवांस को आप यहाँ पे नहीं लिखते हो। फाइंड आउट द डिफरेंस, लास्ट में हम डिफरेंस पता करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस कैश का लिख देते हैं। क्रेडिट साइड में आएगा तो, डेबिट साइड में आएगा तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ जाता है, डेबिट साइड में आएगा तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन सबसे एमसीक्यू बन सकता है, एक लाइन आप पढ़ के जाना। मैं शॉर्ट में समरी यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, ठीक है जी, हाईलाइट करा दे रहा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट कराते चला जा रहा हूँ। बाकी आप पढ़ के जाना, सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आप रीड करके जाना। एनसीईआरटी की बुक जरूर फॉलो करना, एनसीईआरटी की बुक जरूर रीड करके जाना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्लास 12 में भी एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे, अगर आप देखोगे तो फाइंड आउट करोगे तो इसमें से मिलेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसका आप घर पे प्रैक्टिस करना, मैं सिर्फ फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंसेप्चुअल चीज़ें अगर आपको पता हैगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहीं से भी कोई भी आप आसानी से कर सकते हो। बाकी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो पार्ट 3 में मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3 चीज़ें याद रख लेना। नंबर 1, ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नंबर 2, ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, या यू कैन से जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। और थर्ड होता है क्या, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के आधार पे बनाया जाता है, यानी एज पर अक्रूवल सिस्टम जो है फॉलो करता है इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है देख लो, ये हाईलाइट किया हुआ है, यही लाइन आपको पढ़ना है। नंबर 1, इट इज़ अ समरी ऑफ किसका, समरी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज़ अ समरी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर अकाउंटिंग ईयर। इट जस्ट ये छोड़ो, इट इज़ अ समरी ऑफ इनकम, यहाँ पे देखो, इट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, ये क्या करता है, अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है, अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है। और इसमें अगर कोई बैलेंसिंग सीडी के तौर पे, यानी डिफरेंस लास्ट में जब आता है उसे डेफिसिट और सरप्लस कहा जाता है। डेबिट साइड में सरप्लस होता है, क्रेडिट साइड में डेफिसिट होता है। कैसे सर, इसका पहले फॉर्मेट दिखाओ, तो इसका पहले फॉर्मेट दिखाओ इनकम एक्सपेंडिचर का। तो इसका फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ है, चलो क्वेश्चंस के थ्रू आपको दिखा देते हैं। ये लो, यहाँ पे ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है किसी एक क्वेश्चन में। तो ये एक्सपेंडिचर साइड होता है, ये इनकम साइड होता है। एक्सपेंडिचर में जितने भी एक्सपेंसेस करें वो सारे लिख दो अक्रूवल बेसिस पे, आउटस्टैंडिंग एडवांस का प्लस माइनस करके लिखना है। और इनकम साइड ये सारे होते हैं, ठीक है जी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट है क्या, प्रिपरेशंस, ये रहा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दिया। नेक्स्ट है क्या, प्रिपरेशंस। इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दो, परस्यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अकॉर्डिंगली थ्रोली। तो यानी कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ना, उसकी हेल्प से आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, या यू कैन सिंपली से पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ अगर नहीं है तो, और फिर जाके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाते हो। नेक्स्ट है क्या, एक्सक्लूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लोग नहीं लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूड दी कैपिटल रिसीट। देखो भाई, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम ही लिखते हैं। रिवेन्यू आइटम मतलब रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखते। रिसीट एंड पेमेंट में दोनों आता है, कैपिटल भी और रिवेन्यू आइटम भी आता है। कंसीडर ओनली रिवेन्यू आइटम्स, टेक रिवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड, और टेक रिवेन्यू रिसीट्स इनकम साइड। ये नहीं लिखा हुआ है, चलो लिख लें। नेक्स्ट है, कंसीडर दी फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटलेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो इन सबको लेना होता है। इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग लेते हैं, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आता, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आते हैं, नॉन कैश आइटम। इसके बाद आगे बढ़ जाओ जी, ये क्वेश्चंस हैं, इलिस्ट्रेशंस वगैरह, आंसर वगैरह सब दिया हुआ, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। तो इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले भी बता दिया था। इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर आइटम। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू नेचर होता है, रिसीट एंड पेमेंट में दोनों, रिवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर। पीरियड क्या होता है, ये 1 साल का होता है। ओनली करेंट पीरियड के आइटम्स इसमें आते हैं, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो। इसमें क्या होता है, सारे, चाहे 5 ईयर्स का हो, अगले साल सक्सीडिंग ईयर्स का हो, इस साल का हो, सारे रिसीट सारे पेमेंट आएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ इसी साल की इनकम एक्सपेंडिचर आता है। डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंस होता है, यहाँ पे डेबिट साइड क्या होता है, रिसीट होता है। क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम होता है या गेन्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट्स होता है। और डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉसेस दोनों होता है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में इंक्लूड नहीं करते, डेप्रिसिएशन लिखते ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का हो चाहे कैश एंड बैंक का हो, रिसीट एंड पेमेंट में होता है। क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट में नहीं होता, उसकी जगह पे सरप्लस डेफिसिट लिखा जाता है डिफरेंस को। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैश एंड बैंक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है।
नेक्स्ट है थर्ड है जी आपका बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट भी क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल फंड या जनरल फंड इन सबको चीज़ों को दिखाना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, अब देखो जी प्रिपरेशन बैलेंस, जैसे एसेट लायबिलिटीज बैलेंस शीट 11th क्लास में जैसे आपने सीखा हुआ है ना, या पार्टनरशिप का सीखा हुआ है, सेम एज इट बनता है। एसेट साइड राइट वाला होता है, लेफ्ट वाला लायबिलिटी साइड होता है, बट आइटम्स अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, आइटम्स अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होएगा, कैपिटल फंड होएगा, फिक्स एसेट्स करंट एसेट भी होएगा, आउटस्टैंडिंग वगैरह भी होगा, एडवांस भी होएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जैसे कोई फंड वगैरह हैं तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आइटम नए नए आ जाते हैं एनपीओ वाले बैलेंस शीट में। तो कह रहा है प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखो भाई कैपिटल, टेक कैपिटल एंड जनरल फंड एज ओपनिंग बैलेंस शीट एंड सरप्लस फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो जी सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के अंदर दो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कैलकुलेट करके फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं और उसमें ऐड प्लस करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस आता है तो उसे प्लस करते हैं, डेफिसिट आता है तो उसे माइनस करते हैं। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, सबसे पहले कैपिटल फंड या जनरल फंड लिखना होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है सरप्लस, सरप्लस है तो प्लस करो, और अगर डेफिसिट है, इनकम एक्सपेंडिचर से आता है, डेफिसिट है तो माइनस कर दो। इसके अलावा टेक ऑल फिक्स एसेट्स, सारे फिक्स एसेट्स को एसेट साइड में लिखोगे। तो एसेट्स के बारे में आपको क्या करना होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, सेल कितना किया है, डेप्रिसिएशन कितना लगाया और कितना ऐड हुआ है, और लास्ट में कितना बचा हुआ है, सब चीज़ लिखना होता है। कंपेयर आइटम्स ऑफ रिसीट साइड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसका जो बैलेंस सीडी वगैरह होता है वो आपको लिखना पड़ता है। एडवांस वगैरह जो दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सारी चीज़ इसमें बताए हुए। सिमिलर कंपेयर आइटम्स ऑन दी पेमेंट ऑफ रिसीट साइड विद एक्सपेंडिचर साइड of income and expenditure account. This is to be ascertained as outstanding expense मिल गया, prepaid expense, purchase of assets, depreciation, ये सारी चीज़ें, क्लोजिंग बैलेंस, तो ये सारी चीज़ें, और फिर आप इसका फॉर्मेट बना देते हो। और देखो जी ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो अगर बैलेंस शीट आप बना रहे हो, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनती है, ओपनिंग बैलेंस शीट छोटी सी बनती है कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए, जब ओपनिंग का बैलेंसेस दिया होता है उससे। तो सबसे पहले कैपिटल फंड लिखना होता है, ओपनिंग वाला अमाउंट, इसमें आप सरप्लस ऐड करते हो, डेफिसिट है तो माइनस, और अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, उससे कोई एसेट्स क्रिएट हुआ तो वो भी आप लिख दोगे, कोई इनकम होती है तो। फिर क्या लीगेसी लिखो, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। फिर कोई स्पेसिफिक फंड है तो वो कितना रुपये पहले से दिया हुआ है, कितना उसमें और ऐड हुआ है, कितना उसके आमदनी है, कितना एक्सपेंसेस करा है, वो माइनस करके सारे यहाँ पे लिख देने होते हैं। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम इन एडवांस, ये सारे लिखने होते हैं। इधर पे क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कोई एसेट्स है, यहाँ पे कैश एंड बैंक तो लिख ही दो, इसका क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का और प्रीपेड एक्सपेंस का और आउटस्टैंडिंग इनकम का। इसके अलावा अगर कोई स्टॉक है तो जैसे ओपनिंग का कितना स्टॉक था, उस पर कितने परचेज करे, कितने कंज्यूम करे, उसके बाद लास्ट का बैलेंस लिख दो। सेम फिक्स एसेट्स का वैसे लिखना होता है। तो इस टाइप से बैलेंस शीट क्या हो जाता है, टैली हो जाता है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन से आप कर लेना। यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग है, ये सब भी पढ़ के जाना आप। नाउ सम पेक्यूलर आइटम, जैसे सबसे पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले आ जाओ जी, यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया हुआ क्या, सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट। तो सब्सक्रिप्शन का एक तो प्लस माइनस वाला भी होता है और एक अकाउंट वाला भी फॉर्मेट होता है, जैसे मर्जी वैसे आप बना सकते हो। सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे आप पढ़ के जाना सब्सक्रिप्शन का अलग से फॉर्मेट। ये देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया इसने डायरेक्टली और इसके थ्रू बताया हुआ, देखो यहाँ पे इसी से बता दूँ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी डेबिट साइड लिखना होता है। अगर आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी डेबिट साइड लिखा है तो आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड लिखते हैं। बैंक वाला अमाउंट जो होता है वो टोटल अमाउंट, टोटल जो भी रिसीट्स होता है, यहाँ पे ध्यान देना, बैंक में जो टोटल होता है ना, उसे आपको क्रेडिट साइड में लिखना होता है। सब्सक्रिप्शन का जो बैलेंस बीडी है, कौन सा, एडवांस वाला बीडी आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और एडवांस का सीडी आपको डेबिट साइड में लिखना है। ऐसा क्यों लिखते हैं, ध्यान से देखो, जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, बेसिकली वो इनकम होता है, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। अब इनकम में अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, एसेट्स होता है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था। और आउटस्टैंडिंग के उल्टा अगर एडवांस इनकम होती है कोई तो उसे लायबिलिटीज बोला जाता है, एडवांस इनकम होती है तो उसे लायबिलिटीज बोला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग वाले को एसेट्स की तरह ट्रीट करो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस बीडी डेबिट होता है, बैलेंस सीडी क्रेडिट होता है। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग का बैलेंस बीडी डेबिट है, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस सीडी क्रेडिट है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जस्ट लाइक लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड होता है और सीडी डेबिट साइड होता है। तो इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन का बीडी क्रेडिट साइड और एडवांस सब्सक्रिप्शन का सीडी डेबिट साइड हो गया।
और बैंक पैसे मिले हैं, इनकम मिले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन होता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ गया बाय बैंक टोटल अमाउंट। और डिफरेंस से इनकम एक्सपेंडिचर आ जाता है, जिसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना होता है। और अगर आप ऐड प्लस वाला करते हो तो देखो सबसे पहले बैंक वाला अमाउंट यहाँ लिख दो। अब ये अमाउंट कैसे आया, देखो इधर के तीनों ऐड कर दिया और ये माइनस कर दिया है दोनों, तो आपका ये सब्सक्रिप्शन वाला आ जाएगा, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर वाला बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे किया, बैंक में पहले ये वाला लिख दिया, ये जो आउटस्टैंडिंग का सीडी और एडवांस का बीडी है, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग का सीडी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का सीडी और एडवांस का बीडी ये ऐड कर देना है, और इन दोनों को लेस कर दो, आउटस्टैंडिंग का बीडी लेस करो और एडवांस का सीडी लेस कर दो, तो आपका जो है ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है और कोई इतनी मुश्किल वाली बात होती नहीं है। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है कि आपका डोनेशन, डोनेशन के बारे में बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन, वन इज स्पेसिफिक डोनेशन। ऑलवेज रिमेंबर स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, लेफ्टी साइड में लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट के लेफ्टी साइड में लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट के लेफ्टी साइड में लिखना होता है। लेकिन जो जनरल डोनेशन होता है नॉन स्पेसिफिक, या उसको हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं, तो जनरल डोनेशन या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, तो पैसे मिले हैं डोनेशन के थ्रू, तो ये रेवेन्यू नेचर का होता है। इनकम एक्सपेंडिचर में रिसीट साइड रिसीट करा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो इनकम एक्सपेंडिचर में इसे आप इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड में आप लिखते हो। लीगेसी क्या होता है, लीगेसी सिंपली मतलब किसी ने विल बनाया और उसने बोला मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सारे इस एनपीओ को दे दिया जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, लीगेसी बोलते हैं, और वो एनपीओ के लिए इनकम होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आ जाता है, ठीक है जी, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आ जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरे लाइफ में एक ही बार अगर जो भी पर्सन मेंबर बनेगा एनपीओ का, तो पूरे लाइफ में एक बार उसको जो है मेंबरशिप रिसीव होएगा, एनपीओ को मिलेगा। तो वो एक तरीके से क्या होती है, कैपिटल या जनरल फंड दोनों हो सकता है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है डायरेक्टली कैपिटल और जनरल फंड में। नेक्स्ट है क्या, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है, एंट्रेंस फीस तो लाइफ मेंबरशिप सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, तो ये लेफ्टी साइड में आप जो है लेफ्टी साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। एंट्रेंस फीस क्या होता है, जब भी एंट्री करते हो आप तो आपको एक एंट्री फीस देनी पड़ती है, इसे भी आप डायरेक्टली क्या कर देते हो, कैपिटल या जनरल फंड को आप ऐड कर देते हो। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। जब भी सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स करोगे, ध्यान देना, जो उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा यानी गेन और लॉस होगा, जो उस पर गेन और लॉस होगा उसे इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। लेकिन जो आप सेल की जो वैल्यू होती है बैलेंस शीट में एसेट साइड में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स तो नॉर्मल चीज़ें जब हम सेल करते हैं, एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपने बेच दिया, तो उसे इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिखोगे, क्योंकि जब आप परचेज करते हो न्यूज़पेपर तो एक्सपेंडिचर दिखाते हो इनकम एक्सपेंडिचर में, जब उसे सेल करोगे तो इनकम साइड में लिखोगे। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो जब भी आप सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल करते हो तो उससे जो भी इनकम होती है उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। पेमेंट ऑफ ऑनिलोरियम भी इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। ऑनिलोरियम क्या होता है, ऑनिलोरियम का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे आपका स्कूल है, स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, ठीक है जी, या फिर यू कैन सिंपली से कि जो वाइव वगैरह होता है तो उसमें गेस्ट लोग को बुलाया जाता है। एनुअल फंक्शन हुआ, किसी गेस्ट को बुलाया, चीफ गेस्ट को बुलाया, तो उस पर जो भी आपने खर्चे करें, ठीक है जी, या स्कूल ने जो भी उसको खर्चे करे, कई बार उसको कुछ एक अमाउंट भी पैसे पे करता है, ठीक है, तो उसे ऑनिलोरियम बोला जाता है। तो वो एक तरीके का एक्सपेंसेस होता है। ऑनिलोरियम क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, इसे एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। इसके अलावा है क्या, इंडोमेंट फंड क्या होता है, कई बार कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है जी, गिफ्ट दे दिया तो वो आपका इंडोमेंट फंड होता है, और उसे भी आप लोग बैलेंस शीट में दिखाते हो लेफ्टी साइड में। गवर्नमेंट ग्रांट भी क्या हो, बैलेंस शीट में लेफ्टी साइड में आएगा, ठीक है, अगर स्पेसिफिक होता है तो, नॉन स्पेसिफिक होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आएगा। तो अगर स्पेसिफिक होएगा, ठीक है जी, तो यानी यू कैन से स्पेसिफिक फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा तो लेफ्टी साइड में बैलेंस शीट में, और अगर नॉर्मल होगा, रिवेन्यू नेचर का होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिख देना। ये दोनों तरीके हो सकता है। स्पेसिफिक फंड ऑलवेज लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है, स्पेसिफिक फंड ऑलवेज लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है, जब तक कि उसे खर्च ना कर दो। जब आप खर्च करते हो तभी जाके उसको जो है इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते हो। तो जैसे प्राइज फंड हो गया, स्पेसिफिक फंड मतलब प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, इस टाइप से होता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, इससे बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टेशनरी क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड दिखा देना, जो आप खर्चे करते हो ना स्टेशनरी का, ठीक है, तो उसे आप दिखा दोगे। लेकिन अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हो, ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेज होता है तो उसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा तो जितना आपने कंज्यूम्ड करा है, जितना आपने इस साल कंज्यूम करा है स्टॉक को, उसे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, ठीक है, और साथ साथ में आपको स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ता है, इसके बाद और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी हो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, जो भी इलस्ट्रेशंस है
अनसॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको सारे कंसेप्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ ताकि मेन है कंसेप्ट। नेक्स्ट है कि आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आर बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। तो याद रख लेना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके ऊपर बेस्ड होता है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड होता है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू भी हम लोग बनाते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ना या तो ट्रायल बैलेंस से बना सकते हैं या फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस वाला, ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस के ऊपर रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके ऊपर बनाना। और आगे इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, कई सारे इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर और आगे आ जाओ जी, और आगे है, ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, इलिस्ट्रेशंस वगैरह। बस यहाँ पे समरी हो गया ख़त्म। तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट बातें थी एनसीईआरटी की बुक से, और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, बना के जाना, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा तो छोटा मोटा क्वेश्चन इसी से बना के आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी आप चाहे तो कर सकते हो प्रैक्टिस। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको एमसीक्यू वाला करा दूंगा। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। और अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप डिस्क्रिप्शन क्या रहा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और साथ में नोट्स वगैरह भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल जिनने जो है टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप जो है ग्रुप में ऐड हो जाना, और वहाँ से आप नोट्स और ये सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। जिन लोग का CUT का एग्ज़ाम है आप प्रिपेयर करते रहो अच्छे से, अच्छा मार्क्स आएगा, और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की आप लोग जो है मेहनत करो, अपने आप एडमिशन्स होएगा। मेहनत करोगे तो अपने आप अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपका बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पक्का मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।